एंटीकोगुलेंट्स पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन का क्या रोल है कोगुलेशन में। इसके बाद जो है विटामिन के एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स के नाम और उसके जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि बने हुए क्लॉट को तोड़ता है, या मीन्स उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। और एट द एंड हम ऐसे ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम को रोक रहा होता है, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक रहा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विटामिन के रोल इन कोगुलेशन। ठीक है, तो आपको पता होगा फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, इसमें एक ग्रुप कॉमन होता है या एक सेगमेंट कॉमन होता है इसके स्ट्रक्चर में। ये देखें, C डबल बॉन्ड O CH NH और यहाँ पर देखिए CH2 CH2 और यहाँ पर COO माइनस ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ाए हुए हैं। तो ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर या एक सेगमेंट जो कि इन सारे में कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं विटामिन के, ये देखें यहाँ पर, ये देखें ना, ये अगर ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। गामा कार्बन पे ये करा देता है कार्बोक्सिलेशन, मतलब एक और जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर देगा, वो इस तरह से ऐड करेगा। देखें, ये तो पुराना ही था, कार्बन डबल बॉन्ड O, इसके बाद था CH NH। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर CH2, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, गामा कार्बन पर एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर भी क्या जुड़ गया, COO माइनस जुड़ गया, और एक तो पहले से ही था। ठीक है, तो इसने क्या कराया, बेसिकली यहाँ पर एक मैकेनिज्म होगा जिसके जरिए गामा कार्बोक्सिलेशन हुआ है। अब ये गामा कार्बोक्सिलेशन के लिए चाहिए हमें बाहर से ऑक्सीजन, बाहर से चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर विटामिन के जो है रिड्यूस्ड विटामिन के या विटामिन के इन रिड्यूस्ड फॉर्म में चाहिए होती है। ठीक है, जो कि खुद ऑक्सीडाइज होके विटामिन के इपोक्साइड बन जाता है, खुद ऑक्सीडाइज होके, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में, खुद ऑक्सीडाइज होके इसको जो है गामा कार्बोक्सिलेट करा देगा। ठीक है, अब देखें ना, अब विटामिन के जो है रीयूटिलाइज भी तो होना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है विटामिन इपोक्साइड रिडक्टेज। ये देखिए, ओके मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ, विटामिन, इस एंजाइम का नाम है विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज। ये एंजाइम क्या करता है, विटामिन के इपोक्साइड को रिड्यूस करेगा और इन प्रेजेंस ऑफ NADPH इसको कन्वर्ट कर देगा NADP प्लस में, और ये H प्लस जो है इधर ले लेगा और ये बन जाएगा रिड्यूस फॉर्म। अब देखिए ना, ये विटामिन के का रोल बेसिकली इस तरह से ये कोगुलेशन में हेल्प करता है, और ये जो फैक्टर 2, 7, 9, 10 ये एक्टिव फॉर्म है, मतलब ये सेगमेंट बन गया तो वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो विटामिन के क्या करता है, बेसिकली फैक्टर 2, 7, 9, 10 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, गामा कार्बोक्सिलेट करके। अब हम अगर बात करते हैं एंटीकोगुलेंट्स की, तो विटामिन के का एंटागोनिस्ट है एक, विटामिन के एंटागोनिस्ट, जिसका नाम है वारफारिन। वारफारिन क्या करता है, ये आके इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। अब विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज इनहिबिट होगा तो क्या होगा कि विटामिन के जो है ये फिर से रिड्यूस नहीं होगा। अब जब रिड्यूस नहीं होगा तो फिर से ये फैक्टर 2, 7, 9, 10 एक्टिवेट नहीं होगा। अब जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग होगी नहीं। ठीक है, या क्लॉट बनेगा नहीं। तो बेसिकली वारफारिन इस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। अब वारफारिन की कुछ प्रॉपर्टीज है कि वारफारिन जो है ये बेसिकली ये इट कैन क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर, सो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते ये ड्रग। ठीक है, एक और काम देखें कि वारफारिन क्या करता है, वारफारिन कैन एक्सक्रीट थ्रू फीसेज में भी बाहर आ सकता है, यूरिन में भी बाहर आ सकता है। ठीक है, सो अगर यूरिनरी पाथवे किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, मतलब जो है अगर किडनी का कुछ मसला हो जाए, तो ये फीसेज के थ्रू मजा से जो है इजीली निकल सकता है। और ऊपर से ये देखें ना, ये प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड भी स्ट्रांगली होता है। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है कि वारफारिन की अगर रीनल प्रॉब्लम है उस पेशेंट को, तो आपको डोजेज चेंज नहीं करनी पड़ेगी इन लाइक वारफारिन के लिए। ठीक है, मतलब रीनल के पेशेंट, रीनल का कोई मसला है तो उन पेशेंट में आपको वारफारिन की डोज चेंज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो या तो फीसेस के थ्रू निकल जाएगा या फिर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होकर इनएक्टिवेट होकर रह जाएगा। ठीक है, तो ये विटामिन के एंटागोनिस्ट का ये हो गया।
जो वारफारिन के बारे में। इसके बाद इसके यूजेस देखते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है, और दे सकते हैं स्ट्रोक के पेशेंट को, डीवीटी के पेशेंट को, ठीक है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के पेशेंट को। इसके बाद अगर देखें नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस जो होता है वो एंटीकोगुलेंट प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आप वारफारिन दे सकते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी हो गया तो दे सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हुआ है तो उन पेशेंट को आप जो है ये वारफारिन दे सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वारफारिन की टॉक्सिसिटीज पर। तो इसके टॉक्सिसिटीज ये हैं, सबसे पहले देखें ना, वारफारिन एक एंटीकोगुलेंट है, तो हम वारफारिन के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या दे सकते हैं, सॉरी वारफारिन की टॉक्सिसिटीज क्या हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक हो गया। अब एक तो ये ब्लीडिंग करा देगा, दूसरा ये क्या कराता है कि एक डिजीज कराता है जिसको हम कहते हैं पर्पल टो सिंड्रोम। मतलब लोअर लिम्ब के जितने भी फिंगर्स हैं वो सारे के सारे पर्पल नेक्रोज टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके टॉक्सिसिटीज है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स पर। तो मैं ये इरेज करने जा रहा हूं। ओके, डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स मतलब ऐसा एंटीकोगुलेंट जो कि हम ओरली देते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही इजी एक ड्रग है जिसका नाम है डैबिगेट्रेन। ओके, मैं ब्लू से लिखता हूं, डैबिगेट्रेन। डैबिगेट्रेन एक ड्रग है जो कि क्या करते हैं कि ये जो थ्रोम्बिन होते हैं, थ्रोम्बिन के एक्टिव साइट को इनहिबिट कर देगा। तो इनहिबिट्स एक्टिव साइट ऑफ फ्री एंड क्लॉट बाउंड थ्रोम्बिन। अब देखिए ना, अगर थ्रोम्बिन ही इनहिबिट हो गया तो क्या होगा कि थ्रोम्बिन क्या करता था, फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन बनाता था, एक रोप बनाता था जो कि प्लेटलेट को एग्रीगेट करके उसको बांधने में हेल्प करता था, ठीक है। अब अगर थ्रोम्बिन ही एक्टिवेट नहीं हुआ है तो क्या होगा, वो रोप नहीं बनेगा तो प्लेटलेट्स एक दूसरे से दूर भागेगा या मतलब एग्रीगेट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कोगुलेशन नहीं होगी, मतलब क्या हो गया, एंटीकोगुलेंट हो गया। अब डैबिगेट्रेन एक तो ये हो गया। इसके बाद हम इसको यूज कहां पर करते हैं, डैबिगेट्रेन को हम यूज करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में, इसको हम यूज करते हैं डीवीटी के केस में, ठीक है। तो बेसिकली इन दो कंडीशन में हम डैबिगेट्रेन का यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके टॉक्सिसिटीज पर। अगेन ये क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, तो ये भी क्या कराएगा, सेवियर ब्लीडिंग कराएगा। अब ये डैबिगेट्रेन इंड्यूस्ड ब्लीडिंग जो है इसको रिवर्स करने के लिए हम एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है टू रिवर्स डैबिगेट्रेन इंड्यूस्ड या ब्लीडिंग, टू रिवर्स दिस ब्लीडिंग हम देते हैं आइदारुकिजुमैब। बहुत मुश्किल से याद किया मैंने ये नाम, ओके। इसको प्रोनाउंस आप जैसे करें, आइदारुकिजुमैब, ठीक है। ये ड्रग देते हैं। ये ड्रग बेसिकली क्या करता है, बाइंड कर जाता है डैबिगेट्रेन के साथ, और डैबिगेट्रेन के साथ जब बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा कि ये थ्रोम्बिन को इनहिबिट नहीं करने देगा, मतलब थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा, और थ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा तो क्लॉट बनेगा, और क्लॉट बनेगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगा, ठीक है। तो इस ब्लीडिंग को एक्चुअली रिवर्स करने के लिए हम आइदारुकिजुमैब देते हैं, ठीक हो गया। इसके एक और टॉक्सिसिटीज है कि ये जीआईटी अपसेट टाइप का करा देता है, जैसे कि इसोफेजाइटिस करा देता है, ये पेप्टिक अल्सर करा देगा या पेप्टिक डिजीज करा देगा, ठीक है। और ये देखें ना, जीआईटी ब्लीडिंग करा देगा, एब्डोमिनल पेन, ये सारे जो है इनके टॉक्सिसिटीज है। अब इसमें डायरेक्ट ओरल एंटागोनिस्ट में एक और ड्रग है या एक और क्लास ऑफ ड्रग है जो कि हम देते हैं, वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, वो है, अच्छा ये फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ जो ड्रग है उसका नाम है डायरेक्ट ओरल फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया है तो आपको पता होगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ
फैक्टर 10A इन द कोगुलेशन या क्लॉटिंग, ठीक है। तो अगर हम इसके इनहिबिटर देंगे तो अगेन क्या होगा, ये एंटीकोगुलेंट जैसा काम करेगा। तो देखिए ना यहाँ पर इसमें इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आते हैं या इस क्लास में जो ड्रग्स आते हैं वो हैं, ये देखें, एपिक्साबेन, इसके बाद बेट्रिक्साबेन, ठीक हो गया, इसके बाद इडोक्साबेन एंड रिवारोक्साबेन। अब देखिए ना ये सारे के सारे ड्रग क्या करेगा, फैक्टर 10A को इनहिबिट करेगा। जब फैक्टर 10A इनहिबिट होगा तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। जब थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन नहीं बनेगा। जब फाइब्रिन नहीं बनेगा तो एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स को एक साथ रखेगा नहीं, तो ये एंटीकोगुलेंट जैसा काम करता है, ठीक है। अब इसके भी टॉक्सिसिटीज क्या हो जाएगा कि ये भी ब्लीडिंग जो है ये भी ब्लीडिंग कराएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग कराएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ये डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स में बेसिकली ये है। अब हम आ जाते हैं एक और कैटेगरी ऑफ ड्रग जो कि है कि अगर क्लॉट बन गया है हमारी बॉडी में तो क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए जो ड्रग देते हैं उस ड्रग के बारे में हम पढ़ते हैं। अब उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, ओके, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग या थ्रोम्बोलाइटिक्स, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, एक्चुअली क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए ना प्लाज्मिन चाहिए होती है। प्लाज्मिन को हम फाइब्रिनोलाइसिन भी कहते हैं और उसके मैकेनिज्म हम देखते हैं पहले, ठीक है। तो एक हमारे बॉडी में प्लाज्मिनोजेन नाम का प्रोटीन हमेशा पता होता है, प्लाज्मिनोजेन। ये थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट कर देगा प्लाज्मिन के फॉर्म में, जिसको हम फाइब्रिनोलाइसिन भी कहते हैं, लाइसिन, ठीक है। नाम से क्लियर है कि ऐसा मतलब ये वो चीज है जो कि फाइब्रिन को तोड़ेगा। तो ये क्या करता है, फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पेप्टाइड्स बना देगा, ठीक है। अब जो ये फाइब्रिन जो कि रोप था वो रोप नहीं रहा तो क्या होगा, प्लेटलेट्स एक साथ रहेगा नहीं। अब प्लेटलेट्स मतलब दूर दूर भागेगा, मतलब एक क्लॉट डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखिए बेसिकली ये थ्रोम्बोलाइटिक्स या जो कि प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट कर रहा था प्लाज्मिन के फॉर्म में, तो इसके अंदर दो ड्रग्स आ जाते हैं, वो है एल्टीप्लेज एंड टेनेक्टिप्लेज। तो ये दो ड्रग हैं जो कि इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया थ्रोम्बोलाइटिक्स के बारे में। अब देखिए ये सारा था हमारा क्या कि या तो क्लॉट बनने नहीं देगा या जो क्लॉट बन गया उसको तोड़ने वाला, मीन्स ये क्लॉटिंग का मसला सॉल्व करता था, ये जो है क्लॉट बनने नहीं देता था। अब हम बात करते हैं वो ड्रग्स जो कि हमें चाहिए क्लॉट बनाने के लिए, जो कि एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए चाहिए, ठीक है। उसको हम कहते हैं ड्रग्स यूज्ड इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, यूज्ड इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब इसमें जो पहला फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है उसका नाम है एमिनोकैप्रोइक एसिड एंड टेनेक्सामिक एसिड। बेसिकली क्या है, ये दोनों ड्रग प्लाज्मिनोजेन की एक्टिवेशन को रोकता है, ब्लॉक्स या इनएक्टिवेट्स, ओके, इनएक्टिवेट्स प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेशन, अब जब प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट होकर प्लाज्मिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिन ज्यादा हो जाएगा, और जब फाइब्रिन ज्यादा होगा तो क्लॉट ज्यादा बनेगा, और क्लॉट ज्यादा बनेगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को कंट्रोल, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर कंट्रोल हो जाएगा, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एमिनोकैप्रोइक एसिड। सेकेंड कैटेगरी अब जो ड्रग है इसमें वो है प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट एक पॉजिटिव चार्ज या बेसिक नेचर के ड्रग हैं जो कि हम देते हैं हेपारिन को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट हेपारिन या टू एंटागोनाइज द इफेक्ट्स ऑफ हेपारिन। हेपारिन एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। नाउ थर्ड कैटेगरी अब जो ड्रग है इसमें आते हैं वो है विटामिन के। बाहर से हम ना आर्टिफिशियल विटामिन के देते हैं या विटामिन K1 कहते हैं हम उसको, फाइटोनाडियोन, ठीक है। फाइटोनाडियोन क्या करते हैं, वारफारिन के एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट्स एक्शन ऑफ वारफारिन, ठीक हो गया।
अब जब वारफारिन का एक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, विटामिन के जो है अपना काम नॉर्मली करेगा, या जो है विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज वो एंजाइम नॉर्मली काम करेगा और ये फैक्टर 27 9 10 को एक्टिवेट करता रहेगा और क्लोटिंग होती रहेगी। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी अब जो ड्रग है इसमें वो है ये देखिए ना, आइडारुकिजुमैब। ठीक है। आइडारुकिजुमैब जो है ये डैबिगैट्रन ड्रग का इनहिबिटर है। ये क्या करता है, इनहिबिट्स या बाइंड्स एंड ब्लॉक्स डैबिगैट्रन एक ओरल एंटीकोगुलेंट था, डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट, उसको इनहिबिट कर देगा आइडारुकिजुमैब। अब एंटीकोगुलेंट को इनहिबिट करेगा तो क्या हो गया कि कोगुलेशन इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर को ट्रीट कर देगा।